नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आर्मी चीफ एम नरवणे की जिस किताब को लेकर संसद में 2 दिन से हंगामा हो रहा है, राहुल गांधी बुधवार को वही किताब लेकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर आज पीएम आए तो उन्हें यह किताब दूंगा। राहुल ने किताब का वो पेज खोलकर दिखाया जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से कहा था कि जो उचित समझो वो करो। राहुल ने कहा कि सरकार और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किताब का अस्तित्व नहीं है, देखिए ये रही किताब। राहुल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा में आने की हिम्मत करेंगे। अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो मैं खुद जाकर उन्हें ये किताब सौंपूंगा ताकि वो इसे पढ़ सके और देश को इसके बारे में पता चल सके। तो कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच विवाद हो गया। राहुल ने संसद परिसर में रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा, जिसका केंद्रीय मंत्री ने भी जवाब दिया। बिट्टू ने राहुल से कहा कि आप देश के दुश्मन हैं। इसी दौरान राहुल ने हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। बता दें कि रवनीत बिट्टू कांग्रेस में रह चुके हैं। वो 2024 चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। आज राहुल गांधी ने उन्हें अपना गद्दार दोस्त कहा। इस पर बीजेपी नेता ने तुरंत और तीखा जवाब देते हुए राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहा। इसके बाद राहुल गांधी ने बिट्टू की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में आ जाओगे। बिट्टू ने हाथ मिलाने से मना कर दिया और तीखी प्रतिक्रिया दी। तो राहुल गांधी और बिट्टू के बीच की ये तीखी नोकझोंक अब चर्चाओं का विषय बन गई है। बता दें कि राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को अपना गद्दार दोस्त कहते हुए उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रवनीत बिट्टू ने उनसे हाथ नहीं मिलाया बल्कि पलटवार करते हुए उन्हें देश का दुश्मन कह दिया। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि रवनीत बिट्टू, तुम मेरे गद्दार दोस्त हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम कांग्रेस में वापस आ जाओगे। वहीं रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि आप देश के दुश्मन हैं। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आज सदन के बाहर एक तीखी नोकझोंक देखने को मिली। एक समय पर एक ही पार्टी में शामिल 2 नेताओं के बीच ये तीखी नोकझोंक अब चर्चाओं का विषय बन गई है। जब राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को देखा तो उन्हें अपना गद्दार दोस्त कहते हुए हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रवनीत बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया बल्कि पलटवार किया और कहा कि आप देश के दुश्मन हैं। कैसे देख रहे हैं सर? साहिल, मुझे लगता है कि देखो, बहुत कभी अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी इन दोनों में और राहुल गांधी के घर के दरवाजे इनके लिए हमेशा खुले रहते थे। जब कभी दोस्त होते थे, पार्टी एक सेम चलते रहती थी। लेकिन बाद में मैं इसको पूरे अगर देखा जाए तो मैं ये समझूंगा कि एक राजनीतिक चुटकी है और कुछ नहीं है। अब राजनेता कब किसको क्या कह दे या किस तरीके से, वो इनके व्यक्तिगत संबंध होते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे मुझे लगता है सारे के सारे दोस्त यार होते हैं। लेकिन हाँ, चर्चाओं का विषय है, मीडिया में ओपन प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा है और कटाक्ष दोनों तरफ से हुए हैं, कड़वे कड़वे। कोई साफ नहीं कहोगे कि एक ने गद्दार कहा, दूसरे ने कहा कि आप पूरे देश के गद्दार हो। हालांकि राहुल गांधी ने तो इतना ही कहा कि ऐसे लोगों से क्या मिलना गद्दार, उन्होंने उन्हीं के ऊपर कहा, लेकिन उन्होंने ओवरऑल पूरे देश का गद्दार बोल दिया है। और मुझे जहाँ तक लगता है, देखो, इस तरीके की चीजें देखो नहीं होनी चाहिए। ये आपके बहुत अच्छे दोस्त यार हैं, एक दूसरे को बोलो, लेकिन जब आप जिम्मेदार पद पे होते हो तो उसका इस तरीके के शब्द कहना और पब्लिक डोमेन में आ जाना, तो उसका मैसेज गलत जाएगा और इस बात का मैसेज गलत जा भी रहा है। जी बिल्कुल। और रमेश जी, जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं उससे साफ तौर पर एक कहावत तो चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। और आज राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच जिस तरीके का ये वार्तालाप हुआ है उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि कभी एक पार्टी में होने वाले दोनों नेताएं आज एक दूसरे के खिलाफ कितनी कड़वाहट लिए बैठे हैं, वो इस पूरे वार्तालाप से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि एक को दोस्ती में गद्दार तो दूसरा देश का दुश्मन करार देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखो, राहुल ने हाथ मिलाने की पेशकश भी करी थी और उन्होंने ये भी कहा, हेलो भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, आप वापस आओगे, मतलब कांग्रेस में फिर दोबारा से आओगे। तो ये भी उन्होंने कहा। दूसरी तरफ से देखो, आपने बिल्कुल सही कहा, राजनीतिक तौर पे कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। एक नेता के यहाँ जब शादी होती है, जब हम आप पत्रकार हैं, हम लोग भी खुद ही उसके साक्षी बनते हैं, तो कोई ऐसा दल होता है
कोई ऐसी सत्ता का व्यक्ति होता है जो उनके घर पे ना दिखे आपको। सभी दिखते हैं, एक टेबल पे खाना खाते हैं, बात करते हैं। अब आम तौर पे जैसे आपका कोई दोस्त है, अगर आप बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हो तो आप भी उनको मजाकिया लहजे में कुछ भी कह सकते हो। लेकिन वही बात आती है ना, एक राजनीतिक व्यक्ति जो बड़े ओहदे पे है, आप एलओपी हो, देश के बड़ा ओहदा है और कैबिनेट का दर्जा आपको प्राप्त है, दूसरी तरफ सामने वाला भी सांसद है, वो भी एक पूरे जिले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर इस तरीके से जो एक बंद कमरे में चीजें होनी चाहिए वो आप पब्लिक में आके कह रहे हो। बिल्कुल, तो उससे थोड़ा सा मुझे लगता है एक मैच्योर पॉलिटिशियन को बचना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने और जिस जगह पर राहुल गांधी ने ये मजाकिया अंदाज में कहा, अब उनका मजाकिया अंदाज था या वो किसी तरह की एक टॉन्ट यहाँ पर रवनीत बिट्टू को मार रहे थे, वो तो राहुल गांधी ही जाने। लेकिन जिस तरीके की बात उन्होंने कही और जिस जगह पर वो बात कही, क्योंकि देश भर की निगाहें इस वक्त राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं, जिस तरीके से वो संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ तमाम बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में पूरी मीडिया उन्हें कवर करती हुई इस वक्त नज़र आ रही है। और ऐसे में अगर वो मजाकिया अंदाज में भी ये बात कह रहे थे तो उनको नहीं कहनी चाहिए थी, और शायद यही वजह है कि रवनीत बिट्टू भी इस बात से आहत हुए और उन्होंने तुरंत ही तीखा पलटवार किया। बहुत तीखा पलटवार है, कोई हल्का नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि आज से इस तरीके की जब बातें होती हैं तो क्या होता है, ये लोग पूरी जमात से जोड़ देते हैं। अगर रवनीत बिट्टू यहाँ तक ही अगर सीमित रहे तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरी सिख जमात को जोड़ दे कि राहुल गांधी ने न सिर्फ रवनीत बिट्टू का अपमान करा बल्कि पूरे पगड़ीधारी सारे सिखों का उन्होंने अपमान करा, कहीं ये बात आगे ना बढ़ जाए। तो ये सब चीजों को लेके कई चीजें हम पहले भी देख चुके हैं। जब ओबीसी पे अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो प्रधानमंत्री स्वयं खड़े होके कहते हैं कि नहीं, ये राहुल गांधी ने पूरी ओबीसी जितने भी जमात है उसका उन्होंने अपमान कर दिया है। तो राजनीतिक तौर पे दिल का ताड़ कब बना देते हैं और कब जहां सुई नहीं घुसती है वहां पे पूरा भाला घुसेड़ देते हैं, तो इनका कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको मजाकिया तौर पे एक पुरानी यारी दोस्ती के तौर पे देखा जाना चाहिए और इसको ज्यादा राजनीतिक तौर पे मुझे लगता है नहीं लिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये कहा था कि जो MM नरवणे की किताब का वो जिक्र कर रहे थे और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि वो किताब एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कभी प्रकाशित ही नहीं हुई, वो किताब लेकर आज राहुल गांधी सदन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री आज आते हैं तो प्रधानमंत्री को वो किताब ज़रूर सौंपेंगे और दिखाएंगे कि उसमें प्रधानमंत्री के बारे में MM नरवणे ने क्या कुछ लिखा है। देखो, मुझे लगता है ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी मशीनरी बहुत बड़ी है। एक एक पन्ना अनपब्लिश्ड बुक का दिया जा चुका होगा, बताया जा चुका होगा, क्योंकि वो जो हुआ बहुत सडनली हुआ, अचानक हुआ। क्योंकि राजनाथ सिंह को भी ये इल्म नहीं था कि जिस बुक को मैं नकार रहा हूँ ये बुक मार्केट में है ही नहीं। अब देखो रातों रात क्या हुआ, बुक पब्लिश होके हाथ में भी आ गई। हालांकि वो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है इसको आप नहीं कह सकते हो, लेकिन इतना जरूर है जो राहुल गांधी ने कोट करा नरवणे जी की बुक को लेके वो लिखी गई है, उसके पन्ने सार्वजनिक हो चुके हैं और वो बात भी सार्वजनिक हो चुकी है जिस बात को वो कोट कर रहे हैं। अब यहाँ सरकार पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, राजनाथ सिंह से लेके NSA से लेके प्रधानमंत्री से लेके कि रमेश जी हम चर्चा को जारी रखेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा में PM मोदी का संबोधन नहीं हुआ है। हंगामे के बीच कार्रवाई फिर से स्थगित कर दी गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज नहीं होगा लोकसभा में और कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, हंगामे के बीच कार्रवाई फिर से स्थगित कर दी गई। लगातार विपक्षियों का हंगामा देखने को मिल रहा है और लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये संबोधन टल गया है क्योंकि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है।
हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, ये बड़ी खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। लगातार सदन में जिस तरीके से हो हल्ला हो रहा है, उस बीच प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे, इस पर सभी की निगाहें थी। लेकिन अब ये संबोधन टल गया है और सदन की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा है। साहिल जी, मुझे लग रहा था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद प्रधानमंत्री वॉकआउट करेंगे आज के अपने संबोधन को लेके, वो नहीं आएंगे। अब जब संबोधन में आएंगे तो उनसे यही पूछा जाएगा, बुक के बारे में ही पूछा जाएगा और डील के बारे में पूछा जाएगा। दो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मैंने पहले ही बताया, सरकार अभी शायद होमवर्क कर रही है। तो वो इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाह रही कि इस पे एकदम हमें इसके जवाब दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस पे मुझे लगता मंथन हो रहा है। अभी हम लोग जब बीच में चर्चा कर रहे थे डिबेट में, तो मैं यही कह रहा था, डील को लेके चीजें अब साफ हो गई हैं पूरी तरीके से। व्हाइट हाउस की तरफ से भी बयान आ गया है, उनके प्रवक्ता ने भी बयान दे दिया है, इवन कृषि मंत्री ने भी बयान दे दिया है किन शर्तों पे और किस तरीके से किस हालात में डील हुई है। तो उस पे अब सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर बोलने के लिए कुछ है, कुछ बचा भी है, तो ये बात विपक्ष और विपक्षी पार्टियां संसद में कह सकती है कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई, अब बताने का क्या तुक। एक बात, और दूसरी बात ये है, जिस किताब को लेके पूरी तरीके से कांग्रेस ने कल रात 2 बजे तक मीटिंग की है अपने सहयोगी अलायंस के साथ में, उनको प्रतियां भी दी गई हैं, जो हमारे पास सूचना आ रही है, उस बुक, अनपब्लिश्ड बुक की प्रतियां भी दी गई है, देखिएगा। उस समय प्रधानमंत्री को सबसे पहले आर्मी चीफ नरवणे साहब ने कहा, पूरी स्थिति से अवगत करवाया, तो प्रधानमंत्री ने सीधे कह दिया, आपको जो समझ में आए वो करो। तो कांग्रेस इससे ये कह रही है कि उस समय प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से हट गए पीछे। फिर नरवणे साहब ने एनएसए को वही बात बताई, वही बात उन्होंने राजनाथ सिंह को बताई, उसी बात का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। अब ये पुस्तक के पन्ने जब सामने होंगे तो उस पर जाहिर सी बात है जवाब उनके पास नहीं बनता है। लेकिन हाँ, ये जवाब मुझे लगता है जवाब देने के लिए शायद सरकार होमवर्क कर रही है या उसमें कोई और रणनीति के साथ में चल रही है, तो भगवान ही जाने। लेकिन आज जिस तरीके से आपने कहा, पूरा मुल्क टकटकी लगाए बैठा हुआ था, विपक्ष भी पूरा बैठा हुआ था कि प्रधानमंत्री आए, इन दोनों मुद्दों पे अपनी स्थिति को साफ करेंगे। अंततः वो हुआ नहीं। लेकिन रमेश जी, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की बातों को कितना भी हल्के में ले, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने आज एक बात कही थी जो अब चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो आज लोकसभा में अपनी बात रखते हुए नजर आए, और चाहे वजह जो भी रही हो, चाहे विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा हो, चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो संबोधन है वो टल गया है और राहुल गांधी की बात जो है वो यहाँ पर सही साबित होती हुई नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल बात में उनके वजनदार साबित हो रही है, बहुत वजनदार साबित हो रही है। और इससे पहले भी उन्होंने खुल्लम तौर पे खुल्ला प्रधानमंत्री और एचएम के लिए, होम मिनिस्टर के लिए उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पे ये होगा, डील आज नहीं है तो कल डील होगी और शर्तों पे डील होगी, वो भी बात पूरी हो गई है। अब जिस तरीके से कल से वो कह रहे थे कि अब वो पार्लियामेंट में आके वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे, लेकिन नहीं आएंगे, वो भी हो गया है। तो इसमें जिस पॉलिटिशियन को नकारात्मक उसकी छवि बनाई जा रही हो, जो भी उनको पप्पू भी कहा जा रहा है, सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन वो जब जनता समझ रही है कि राहुल गांधी जिस क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं और जो वो बातें कह रहे हैं वो चरितार्थ होती दिखाई देती है, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार का मनोबल गिरता हुआ दिखाई देने लगा है। यहाँ पे जो भी स्थिति हो, देखो पार्लियामेंट साहिल ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बताना ही पड़ता है देश को कि जिस मुद्दे पे सामने वाला अगर आपसे कोई जवाब मांग रहा है, ये जवाब कोई आम आदमी तो मांग नहीं रहा है, देश का एलओपी मांग रहा है, देश का विपक्ष मांग रहा है। जब देश का विपक्ष हम आप सबकी नुमाइंदगी वहां पे करता है, हमको रिप्रेजेंट करता है, तो जाहिर सी बात में फिर मुखिया को आके या जिम्मेदार व्यक्ति को आके जवाब देना पड़ेगा। तो जिम्मेदार व्यक्ति अगर नहीं आ रहा, जवाब नहीं दे रहा, तो इसमें तो कांग्रेस सीधे आरोप लगाएगी आप भाग गए, आप दौड़ गए, आप अपना मुंह छिपा रहे हो। तो इस तरीके के मुझे लग रहा सवालात और इस तरीके जो बड़े बड़े जो शब्द हैं
प्रधानमंत्री के लिए जो कहे जाते रहे, उनकी बौछार मुझे लगता अब थोड़ी देर से आप होना शुरू हो जाएगी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो आज होना था वो फिलहाल के लिए टल गया है, क्योंकि विपक्ष के हंगामे के बीच एक बार फिर कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। तो आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना था। पूरे देश भर की निगाहें प्रधानमंत्री के संबोधन पर टिकी हुई थी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री का जो भाषण आज होना था वो फिलहाल के लिए टल गया है, क्योंकि सदन की कार्रवाई को हंगामे के बीच स्थगित कर दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले पर सुनवाई की, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वकीलों के साथ मौजूद रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है। जो काम 2 साल में होना था उसे 3 महीने में करवाया जा रहा है। सुनवाई के बाद सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। ममता की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रखी। मुकदमों में आमतौर पर मुख्यमंत्रियों के वकील या सलाहकार ही पेश होते हैं। ममता लंबे समय से राज्य में एसआईआर अभियान का विरोध कर रही हैं और चाहती हैं कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की मतदाता सूची के अनुसार कराए जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मामले में अगली सुनवाई सोमवार को करेगा। वहीं मणिपुर में पिछले साल फरवरी से लागू राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन खत्म करने की घोषणा है। विधायक दल के नेता युमनाम खेमचंद सिंह वरिष्ठ बीजेपी नेताओं और विधायकों के साथ चार्टर्ड विमान से इम्फाल पहुंचे और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। मुख्यमंत्री के रूप में खेमचंद का शपथ ग्रहण शाम 6 बजे लोक भवन में होगा। खेमचंद के साथ 2 सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, ताकि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। डिप्टी सीएम में कुकी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली नेमचा किपगेन और नागा समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोधी दिखो होंगे। तो नेमचा राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम होंगी। कोंथोजम गोविंदास सिंह को प्रस्तावित मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने गुफा में छिपे जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सेना के अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जैश के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे आतंकवादियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद इलाके में फिर से गोलीबारी और जोरदार धमाके हुए। उन्होंने बताया कि इसके बाद घेराबंदी को और मजबूत करने के लिए पैराट्रूपर्स और श्वान दस्ते सहित सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को मौके पर भेजा गया था। ये 15 दिसंबर के बाद उधमपुर में दूसरी मुठभेड़ थी, जब सौन गांव में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। हालांकि घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी मामले में, आपको बता दें कि आतंकवादी भागने में कामयाब रहे। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के 2 विमानों की विंग्स आपस में टकरा गए। घटना के समय दोनों विमानों में यात्री सवार थे। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सभी यात्रियों को विमान से उतार लिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2732 मुंबई से कोयम्बटूर जाने के लिए टेक ऑफ से पहले टैक्सी वे पर खड़ी थी। इसी दौरान हैदराबाद से मुंबई आई इंडिगो की फ्लाइट 6E791 लैंडिंग के बाद टैक्सी कर रही थी। तो टैक्सी यानी कि पार्किंग में जाने के दौरान दोनों विमानों की विंग टिप आपस में संपर्क में आ गए। दोनों ही विमान एयरबस A320 थे। घटना के तुरंत बाद दोनों विमानों को ऑपरेशन से हटाकर बे यानी कि पार्किंग एरिया में भेजा गया, ताकि तकनीकी जांच की जा सके। एयर इंडिया के मुताबिक फ्लाइट AI 2732 के विमान विंग टिप को मामूली नुकसान हुआ। सभी 200 यात्री सुरक्षित बाहर उतार लिए गए। विमान को तकनीकी जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है।
वहीं देश के उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मौसम लगातार सर्द बना हुआ है। बर्फबारी के बाद उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मैदानी राज्यों में उत्तर से आने वाली हवाओं ने फिर से सर्दी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह 6:30 बजे आदमपुर, अंबाला, कानपुर, बरेली, प्रयागराज, ग्वालियर जिलों में विजिबिलिटी 0 रही। आईएमडी ने दिल्ली में बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। पड़ोसी राज्य हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ऐसे ही हालात रहने की आशंका है। अगले 7 दिन में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र 3 पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रभावित रहेगा, यानी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ओले, बारिश और सर्द हवाएं चलेंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाला पश्चिमी हवाओं का मौसमी सिस्टम है जो उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी कराता है। वहीं जम्मू कश्मीर में 6 फरवरी की शाम तक बादल छाए रहने की उम्मीद है। 7 फरवरी को ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। 8 फरवरी को मौसम सूखा रहने की उम्मीद है। 9 और 10 फरवरी को कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।